दूर से एक आकृति उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। वे दोनों कल के कैंपसाइट पर वापस पहुंच गए। आसपास के पेड़ों को तिरछा और टूटे हुए देखकर थायन खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, क्या गड़बड़ है? अगर हम तेज नहीं भागे होते तो शायद हमारा हाल भी इन पेड़ों से बेहतर नहीं होता। जब गाओपेंग चल रहा था, एक टूटे हुए ट्री ट्रंक के अंदर कुछ चमका, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। फिर वो उस टूटे हुए ट्री ट्रंक के पास जाकर देखने लगा। पेड़ के कोर के अंदर एक चमकता हुआ लंप था। गाओपेंग ने उसे धुंधले तौर पर पहचान लिया। उसी समय थायन आवाज दे रहा था, क्लासमेट गाओ, मैं उधर जाकर देखता हूं। गाओपेंग और पास आकर देखने लगा। तुरंत सिस्टम ने रिजल्ट दिखाया। मटीरियल नेम वुड हॉलो हार्ट, स्पेस टाइप मटीरियल। अप्रत्याशित रूप से ये वुड हॉलो हार्ट है। इसे यहां पाकर गाओपेंग का दिल हैरानी से भर गया। वुड हॉलो हार्ट वो मटेरियल है जिसकी सीली को अपग्रेड के लिए जरूरत है, लेकिन मार्केट में इसके बारे में बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है। यहां तक कि ऐसा लगता है जैसे किसी को भी इस मटेरियल के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। तो ये इस पेड़ में छिपा था जो वाइन बॉटल जैसा दिखता है। उसके दिमाग में एक अनुमान चमका। शायद कल वो म्यूटेटेड पाइथन इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि उसने ये रेयर मटेरियल खा लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम कल भागे थे तो उसने हमारा पीछा नहीं किया। असल में वो सिर्फ अपने खाने की रक्षा करना चाहता था। लगता है मुझे किसी खास मौके पर बाद में कुछ वुड हॉलो हार्ट इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। गाओपेंग ने उस स्टोन को उठाया और अपने बैकपैक में रख लिया, मन ही मन मुस्कुराते हुए। और अब इस फील्ड ट्रेनिंग के दौरान मैं कुछ और रेयर मटेरियल्स भी खोज सकता हूं। वाकई अगले कुछ दिनों में गाओपेंग को हर दिन तरह तरह के दूसरे मटेरियल्स मिले, जिससे वो बेहद उत्साहित हो गया। 7वें दिन, जो कि ट्रेनिंग कोर्स का आखिरी दिन भी था, छात्र वापस शुरुआती पार्किंग स्पॉट पर इकट्ठा हो गए। चीफ ऑफिसर आगे बढ़कर बोलने लगा, तुम सभी उत्कृष्ट ट्रेनीज हो जिन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन को पास किया है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। माउंटेन वैली में अगली ट्रेनिंग असेंबली अस्थायी रूप से 3 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। जो स्टूडेंट्स इस बार रजिस्टर हुए हैं वे अगली बार मुफ्त में भाग ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी ने कुछ न कुछ हासिल किया होगा। अगले 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिनों के बाद क्लासेस फिर से शुरू होंगी। ये सुनते ही छात्र तुरंत खुश हो गए, उत्साह से गूंज उठे। आखिरकार छुट्टी। कमाल, मैं घर जाकर भरपेट खाना चाहता हूं। आखिरकार हम फिर से बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। मुझे जल्दी से घर फोन करना है और उन्हें बताना है कि मैं ठीक हूं। गाओपेंग ने भी अपना फोन निकाला, सोचते हुए, मुझे भी सिस्टर टैंग को मैसेज भेजना चाहिए। अगले ही पल उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसकी आंख के कोने में तुरंत झटका सा महसूस हुआ। रुको! उसके फोन स्क्रीन पर अभी डाउनटाउन चंगान सिटी की पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर लोकस्ट स्टॉर्म की खबर थी। इस समय वहां से गुजर रहे सभी लोग खबर को अपने फोन्स पर देखते हुए चिंतित नजर आ रहे थे। एक बड़ा स्क्रीन भी ये खबर दिखा रहा था, जो अब उत्तर में चल रही युद्ध स्थिति का प्रसारण कर रहा था। प्रिय दर्शकों, इस समय मेरी लोकेशन फ्रंट लाइन पर है। फिलहाल चंगान मिलिट्री रीजन आर्मी ने कीड़ों के झुंड को फ्रंट लाइन के बाहर रोक दिया है। चंगान सिटी बीस टेमर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फन के नवीनतम रिसर्च रिजल्ट्स के अनुसार इस प्रकार को, जिसे विदर्ड लीफ मॉन्स्टर नाम दिया गया है, आग से बेहद डरता है। इस कमजोरी के आधार पर हमने सफलतापूर्वक उपाय लागू किए हैं ताकि इस विदर्ड लोकस्ट्स के झुंड को रोका जा सके। अनुमान है कि इनमें कई अरब अडल्ट हैं। हर विदर्ड लोकस्ट लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा है। गाओपेंग बैठा हुआ था। टीवी ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग रूम ने फील्ड रिपोर्टर की बातों के बिल्कुल विपरीत रिएक्शंस दिखाए। ये महसूस करते हुए कि स्थिति सही नहीं है, टेबल पर रखा उसका फोन बज उठा। ये प्रेसिडेंट फन का कॉल था। गाओपेंग ने फोन उठाया। हेलो प्रेसिडेंट फन। फनजियो सीधे मुद्दे पर आ गए। गाओपेंग, ट्रेनिंग खत्म हो गई है ना? क्या तुम घर पहुंच गए हो? मिलिट्री ने हॉलो बेलेट गोल्डन टोड्स की एक नई खेप भेजी है। वे चाहते हैं कि हम उनकी क्वालिटी अपग्रेड करें। क्या तुम्हारे पास कल एसोसिएशन आने का समय है? इनाम है, तुम जानते हो। फनजियो प्रेसिडेंट्स ऑफिस में बैठे मीठी आवाज में बात कर रहे थे। गाओपेंग चौंक गया। हॉलो बेलेट गोल्डन टोड्स? क्या मिलिट्री विदर्ड लीफ ईम्पर को निपटने के लिए हॉलो बेलेट गोल्डन टोड्स का इस्तेमाल करना चाहती है? फनजियो भी काफी हैरान था कि उसने ये बात तुरंत समझ ली। उसकी फनजियो के साथ कॉल स्पीकर फोन पर थी, इसलिए प्रेसिडेंट्स रूम में बैठे कुछ 20 टेमर्स ने भी उसके शब्द सुन लिए। वे तुरंत भौहें चढ़ाने लगे। क्या?
इसे कैसे पता चला कि मिलिट्री उनका इस्तेमाल करना चाहती है? फन जियू ने उन लोगों को तेज नजर से घूरा, जिससे वे डर गए। फिर एक ही पल में फन जियू मुस्कान के साथ वापस मुड़ा और फोन में बोला, सही है, यही तो मिलिट्री की सोच है। विदर्ड लीफ एम्परर को कन्वेंशनल वेपन से खत्म करना बहुत ज्यादा इनफेक्टिव है। हमें अब भी लॉज ऑफ नेचर के आधार पर कोई तरीका सोचना होगा। गाओ पी की आंखें तेज हो गईं। लॉज ऑफ नेचर को डिड्यूस करना, विदर्ड लीफ एम्परर का नेचुरल एनिमी ढूंढना, ये एक बेहद फीजिबल मेथड है। फन जियू हल्के से हंसा। तो गाओ पेंग, क्या इस रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने में इंटरेस्ट है? रिवॉर्ड पर बात की जा सकती है। गाओ पेंग ने कहा, प्रेसिडेंट फन, जब आपने ऐसा कहा है तो मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। क्या रिवॉर्ड को मॉन्स्टर कोर से एक्सचेंज किया जा सकता है? एक लॉर्ड लेवल थंडर टाइप मॉन्स्टर कोर काफी होगा। दूसरी ओर फन जियू जवाब देने ही वाला था, लेकिन शब्द मुंह से निकलने से पहले ही रुक गए। फन जियू की बात बदल गई। सिद्धांत रूप में इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए गाओ पेंग, ये निश्चित रूप से एक स्पेशल केस है जिसके लिए स्पेशल सॉल्यूशन चाहिए। कोई समस्या नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। अगले दिन गाओ पेंग पहुंचा चांगान सिटी बी स्टेमर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के सामने। अचानक पीछे से एक आवाज आई, गाओ पेंग। प्रेसिडेंट फन। गाओ पेंग ने मुड़कर उनका अभिवादन किया। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। फेंग जियू खुद लॉबी तक आए और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। पास खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने यह देखा और आपस में फुसफुसाने लगी, इस टीनेजर का बैकग्राउंड क्या है? प्रेसिडेंट फन खुद नीचे आकर इसे ग्रीट कर रहे हैं। क्या यह किसी लीडर का बेटा है? फेंग जियू ने आमंत्रण का इशारा किया और चलते चलते गाओ पेंग से बात करने लगे। कल मिलिट्री के लोग हॉलो बेलीड गोल्डन टोड पहुंचा गए थे, चलो। गाओ पेंग ने विनम्रता से जवाब दिया। एलिवेटर में खड़े रहते हुए गाओ पेंग ने अचानक पूछा, फन जियू, क्या आप पूरी रात जागे रहे? फन जियू ने जवाब दिया, थोड़े थके हुए लगते हुए। हाँ, मैंने पूरी रात उन्हें देखा, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिला। हम पहुंच गए। एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। गाओ पेंग एक बेहद बड़े स्पेस में दाखिल हुआ और मन ही मन आह भरी, इतनी बड़ी जगह। फेंग जियू ने मेजबान की तरह अपनी बाहें फैला दी और कहा, वेलकम गाओ पेंग, बी स्टेमर एसोसिएशन के एक्सपेरिमेंटल बेस में। हमारी लैब उधर है। इस समय कमरे में पहले से ही कई लोग खड़े थे। फेंग जियू ने एक पिंजरे में बंद टोड की ओर इशारा करते हुए कहा, गाओ पेंग, देखो, यही हॉलो बेलीड गोल्डन टोड है। गाओ पेंग टोड के पिंजरे के सामने खड़ा होकर सोचने लगा। हॉलो बेलीड गोल्डन टोड रूट टोड से इवॉल्व हुआ होना चाहिए। इसकी जंपिंग पावर हैरान कर देने वाली है और इसमें अर्थ एट्रीब्यूट है। गाओ पेंग के पास खड़े एक स्टाफ मेंबर ने कहा, मिस्टर गाओ, कृपया इधर देखिए। गाओ पेंग हैरान हुआ, ये क्या है? उसके सामने कई स्क्यूअर्स रखे थे जो अब भी भाप छोड़ रहे थे। स्टाफ मेंबर ने समझाया, ये रोस्टेड विदर लीफ एम्परर स्क्यूअर्स हैं, फेनल फ्लेवर में। ये हॉलो बेलीड गोल्डन टोड का फेवरेट फूड है, आप इसे खिलाने की कोशिश कर सकते हैं। गाओ पेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत एक स्क्यूअर उठाया और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। खुशबूदार, भरपूर स्वाद वाला, न ज्यादा तैलीय, कुरकुरी आउटर लेयर के अंदर ताजा मांस लिपटा हुआ था। ये रोस्टेड एम्परर वर्म, मैं इसे 10 में 10 देता हूं। आसपास मौजूद सभी लोग उसकी हरकत देखकर कुछ हद तक निशब्द रह गए। फन जियू भी अपवाद नहीं था। पिंजरे में मौजूद हॉलो बेलीड गोल्डन टोड ने गाओ पेंग को अपना खाना खाते देखकर जोर से टर्राया। उसकी हरकत से वो इतना गुस्सा हुआ कि उसके सिर से भाप निकलने लगी और उसने लोहे की सलाखों पर जोर से मुक्का मारा। गाओ पेंग ने बचा हुआ टुकड़ा उसके सामने करते हुए कहा, जल्दी मत करो, मैं तो बस तुम्हारे लिए टेस्ट कर रहा था। दुर्भाग्य से इसमें थोड़ा ज्यादा फेनल है, टेस्ट थोड़ा स्ट्रांग है, लो, खा लो। हॉलो बेलीड गोल्डन टोड ने तुरंत उस टुकड़े को अपने मुंह में झपट लिया। उसी समय उसने पूरा मेटल स्क्यूअर भी निगल लिया। गाओ पेंग ने अपने हाथ में बचे आधे स्क्यूअर को देखा, सोचते हुए, ये तो कच्चा आयरन वायर तक खा सकता है। हॉलो बेलीड गोल्डन टोड का स्टमक जरूर बहुत टफ होगा, वरना ये इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसने मुड़कर फैंग एक्स यू से पूछा, तो स्पेसिफिकली मिलिट्री किन एस्पेक्ट्स को एनहांस करना चाहती है? फैंग एक्स यू ने जवाब दिया, डिफेंस और डाइजेस्टिव एबिलिटी। बेशक अटैक पावर बढ़ना भी अच्छा रहेगा। इधर आओ और मेरे प्रीवियस रिसर्च रिजल्ट्स देखो।
फैंग एक्सयू ने डिस्प्ले स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने डिस्कवर किया कि हॉलो बेलीड गोल्डन टोड की फायर एट्रीब्यूट के साथ डिसेंट कंपैटिबिलिटी है। फिर मैंने हॉलो बेलीड गोल्डन टोड की एपिडर्मल स्किन के कुछ सैंपल्स लिए और उन्हें फायर एट्रीब्यूट मटेरियल्स के साथ कंबाइन किया। बाद के एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखा कि इसकी स्किन, ब्लड और फ्लैश की फायर ऑर्किड वाइन के साथ कंपैटिबिलिटी लेवल सबसे ज्यादा थी और कोई रिजेक्शन रिएक्शन नहीं हुआ। बस दिक्कत यह है कि फायर ऑर्किड वाइन का एट्रीब्यूट बहुत माइल्ड है और अभी तक मुझे कोई हाईली इफेक्टिव मेथड नहीं मिला है। गाओपेंग ने सोचा, फायर ऑर्किड वाइन को सपोर्टिंग मटेरियल बनाकर एवोल्यूशन मेथड सच में मौजूद है। ये एवोल्यूशन पाथ वास्तव में फायर टाइप का है, बस फॉर्मूला में एडजस्टमेंट की जरूरत है। उसने हाथ उठाकर कहा, प्रेसिडेंट फैंग, शायद हम सोचने का एक अलग तरीका आजमा सकते हैं। फैंग एक्सयू चौंक गए। क्या इतने कम समय में तुम्हारे पास पहले से ही नया आइडिया है? कहो। गाओपेंग ने आत्मविश्वास से अपनी क्रिएटिविटी खोलते हुए राय रखी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हम फायर ऑर्किड वाइन से 3 डिशेस बनाकर हॉलो बेलीड गोल्डन टोड को सोक कराते हैं, लेकिन फायर ऑर्किड वाइन का फ्लेवर माइल्ड है और पेनिट्रेट करना मुश्किल है। ऐसे में हम प्रिपरेशन मेथड बदलने पर विचार कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस डालना और हाई हीट पर कुक करना। इससे अब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। फैंग एक्सयू भी इस सोच से चौंक गया। स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस, हाई हीट। गाओपेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, फैंग एक्सयू को जैसे नई डायरेक्शन मिल गई हो। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। मुझे सोचने दो, रेड फेस्ड गोस्ट पेपर्स। प्रेसिडेंट फैंग के इस बोल्ड आइडिया पर गाओपेंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये कोशिश करने लायक हो सकता है। फैंग एक्सयू ने मुड़कर स्टाफ को आदेश दिया, ज़ियाओजेंग, मुझे याद है एसोसिएशन के वेयरहाउस में रेड फेस्ड गोस्ट पेपर्स का एक बैच है, उन्हें लेकर आओ। जिस युवक ज़ियाओजेंग को बुलाया गया था, उसने तुरंत सिर हिलाया, समझ गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, ज़ियाओजेंग के चेहरे पर हल्की शिकन आ गई, सोचते हुए, एवोल्यूशन को कुकिंग जैसा बनाना ये कुछ ज्यादा ही है। क्या यही सच में हमारे शहर के सबसे युवा बीस टेमर का तरीका है? फैंग एक्सयू ने ज़ियाओजेंग को बाहर जाते देखा और सोचा, हालांकि ज़ियाओजेंग में काफी पोटेंशियल है, लेकिन बीस टेमर के इस रास्ते पर चमकने के लिए और ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो इस पाथ को ब्रॉडन करे। जेंग, उम्मीद है तुम ये प्रिंसिपल जल्द समझोगे। कुछ देर बाद ज़ियाओजेंग एक सूटकेस उठाए लैब में वापस आया। प्रेसिडेंट, मैं मटेरियल्स ले आया हूं। बहुत अच्छा, फैंग एक्सयू ने जवाब दिया। फिर फैंग एक्सयू ने सूटकेस खोला, अंदर रखी पेपर्स को देखा और कहा, क्वालिटी बुरी नहीं है, अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है। पास खड़े ज़ियाओजेंग ने ठंडी मुस्कान दी और गाओपेंग की ला देखा। बेशक, हमें बेस्ट चुनना होगा ताकि फेल होने के बाद ये मिस्टर गाओ मटेरियल क्वालिटी को ब्लेम न कर सके। फैंग एक्सयू ने पेपर्स को कन्वर्टर में डाल दिया। पेपर्स ग्राइंड होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। फिर उसने उस लिक्विड को पास रखे एक बड़े कंटेनर में डाल दिया। रेड फेस्ड गोस्ट पेपर्स के रेड सोल्यूशन से भरे कंटेनर को देखते हुए फैंग एक्सयू ने कहा, कलर देखकर लगता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शायद कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। ज़ियाओजेंग, कुछ सूदवुड, किंग जिनसैंग, मून आई और नानकुई ले आओ। ज़ियाओजेंग ने आदेश सुना और तुरंत सिर हिलाया, यस प्रेसिडेंट। पास खड़े गाओपेंग ने फैंग एक्सयू द्वारा बताए गए इंग्रेडिएंट्स सुने और सोचा, अभी भी कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स मिसिंग है, लेकिन अभी सीधे सजेस्ट करना कुछ ज्यादा डेलिबरेट लगेगा। बेहतर है एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आने का इंतजार किया जाए। सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद फैंग एक्सयू ने लिक्विड से भरी टेस्ट ट्यूब पकड़ी, हल्की मुस्कान के साथ कहा, एवोल्यूशन फ्लूइड आखिरकार कंप्लीट हो गया। फिर उसने तुरंत सिरिंज ली, लिक्विड खींचा और सीधे हॉलो बेलीड गोल्डन टोड में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही लिक्विड हॉलो बेलीड गोल्डन टोड के शरीर में गया, वो अचानक एक्सप्लोड हो गया। फैंग एक्सयू ने पास खड़े स्टाफ से कहा, फेल्ड। ज़ियाओजेंग, फेलियर का कारण जानने के लिए ब्लड चेक करो। यस, ज़ियाओजेंग ने तुरंत आदेश का पालन किया। जल्द ही रिजल्ट्स आ गए। ज़ियाओजेंग ने कहा, टीचर, एक्सप्लोजन का कारण बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट्स का एब्जॉर्ब होना लगता है, जिससे फ्लैश और ब्लड में एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोजन हुआ। अब भी कई फायर एलिमेंट रेमिनेंट्स दिख रहे हैं जो फ्यूज नहीं हो पाए। फैंग एक्सयू ने बुदबुदाया, एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट। ज़ियाओजेंग ने आगे जोड़ा, आपके प्रीवियस एक्सपेरिमेंट समरीज के अनुसार अगर इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस की कोई संभावना है तो शायद फ्लैश और ब्लड रेजिड्यू से थोड़ी मात्रा में फ्यूज्ड फायर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे में हमें बस फॉर्मूला इंप्रूव करने की जरूरत है और रेशियो एडजस्ट करना है। फिर उसने तेजी से गाओपेंग की ओर देखा और कहा, लेकिन एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट ये साबित करता है कि ये दोनों एनर्जीज फंडामेंटली फ्यूज ही नहीं हो सकती, मतलब ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेलियर है। फैंग एक्सयू ने पलट कर कहा, यह कहना अभी जल्दबाजी है कि अप्रोच गलत है, एक्सपेरिमेंट जारी रखो, हमें और डेटा चाहिए। ज़ियाओजेंग थोड़ा उत्तेजित हो गया। टीचर, फैंग एक्सयू ने उसे बीच में रोक दिया, इतनी बात मत करो, एक और सेट ऑफ मटेरियल्स लेकर आओ।
दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट दोनों फेल हो गए। सभी हॉलो बेलीड गोल्डन टोड्स एक्सप्लोड हो गए। बाकी स्टाफ भी आपस में फुसफुसाने लगे। 3 बार फेल हो चुका है, जरूर फॉर्मूला में समस्या है। जैसा जियाओ जेंग ने कहा, अप्रोच ही गलत है। गाओ पेंग अभी भी बहुत यंग है, थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है। गाओ पेंग ने उन बातों को अनदेखा किया, हल्की मुस्कान के साथ फैंग ज्यू की ओर देखा और कहा, सीधे मुद्दे पर आता हूं। इतनी सारी मटेरियल्स ट्राई करने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ रेड फेस्ड गोस्ट पेपर को मेन मटेरियल बनाना काफी नहीं है। शायद हम एक और मेन मटेरियल जोड़ सकते हैं। फैंग ज्यू थोड़ा हैरान हुआ। मेन मटेरियल? ये आइडिया काफी बोल्ड है। गाओ पेंग ने आत्मविश्वास से कहा, जब आप पहले ही मुझ पर भरोसा कर चुके हैं तो एक बार और भरोसा कर लीजिए। फैंग ज्यू ने तुरंत पूछा, गाओ पेंग कौन सा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट यूज करना चाहते हो? गाओ पेंग ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, ब्लैक सॉफ्ट सॉइल, क्योंकि ये अर्थ एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल आइटम है, इन और मॉइस्टनेस की ओर झुका हुआ। अगर हॉलो बेलीड गोल्डन टोड इसे निगल ले तो ये उसके इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा कर सकता है। फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में स्पैरो फेदर वुड जोड़ा जा सकता है। रेड फेस्ड गोस्ट पेपर है वुड जनरेटिंग फायर, फायर जनरेटिंग अर्थ। ये सुनते ही फैंग ज्यू म्यूचुअल जनरेशन और रिस्ट्रिक्शन के बारे में बुदबुदाने लगा, फिर तुरंत ट्राई करने का फैसला कर लिया। इसी समय एक फॉर्म्यूलेटर ने अलग अलग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लिए। जियाओ जेंग ने माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक करके उन्हें सावधानी से डाला और प्रोसेस ऑब्जर्व करने लगा। तुरंत कुछ चमत्कारी हुआ जिसने उसे इतना चौंका दिया कि वो जोर से फैंग ज्यू को बुलाने लगा। इस टेस्ट में यह दिखा कि बड़ी मात्रा में फायर एलिमेंट सफलतापूर्वक फ्लैश और ब्लड में पेनिट्रेट हो गया था। यह नेचुरली फैंग ज्यू को बेहद संतुष्ट कर गया और उसने रिजल्ट्स की तारीफ की। गाओ पेंग ने आगे सुझाव दिया कि अगला एक्सपेरिमेंट लिविंग बॉडी पर किया जाना चाहिए, क्योंकि कई मटेरियल्स को निगलना जरूरी है, तभी उनका इफेक्ट पता चलेगा। सिर्फ थोड़ा फ्लैश लेकर टेस्टिंग करना एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये सुनकर फैंग ज्यू थोड़ी देर झिझका और फिर सहमत हो गया। उसकी अनुमति मिलते ही गाओ पेंग ने तुरंत सिरिंज ली और केज में बंद पेट बीस्ट पर टेस्ट करने लगा। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने उससे धीरे से कहा, हालांकि हर बार लिया गया फ्लैश ज्यादा नहीं होता और बाद में रिकवर हो सकता है, और पहले ही एनेस्थेटाइज किया गया है, फिर भी कुछ रफ होल्स रह जाते हैं जो थोड़ा मिजरेबल है, इसलिए बाद में मैं तुम्हें कुछ और ग्रास हॉपर स्क्यूअर्स दूंगा। उसे सांत्वना देने के बाद उसने सिरिंज से उसके शरीर पर कुछ बूंदें टपका दी। तुरंत घना धुआं उठा और पूरी लेबोरेटरी को ढक लिया। इस फिनोमिनन से गाओ पेंग अगले रेशियो का अंदाजा लगा सका। उसे बस टाइमिंग के आधार पर मटेरियल्स ऐड करने थे। ये कहते हुए उसने बाकी सबसे बाहर जाने को कहा। फैंग ज्यू हालांकि जोर जोर से खांस रहा था, फिर भी रुकने पर अड़ा रहा। उसका मानना था कि करीब रहकर ऑब्जर्वेशन करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। उसका यह निश्चय देखकर गाओ पेंग ने और जोर नहीं दिया, बल्कि सिरिंज उसे थमाते हुए कहा कि वो फ्रेश एयर लेने बाहर जा रहा है। फेंग ज्यू ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। कुछ पल बाद गाओ पेंग स्मोकी रूम से बाहर निकला। थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था और इस गोस्ट पेपर के दम घुटने की शिकायत कर रहा था। उसी समय उसके दिल में वो अपनी प्रीवियस एक्शंस पर विचार कर रहा था। वे शायद काफी नेचुरल थे, इसलिए दूसरों को ये सस्पेक्ट नहीं होगा कि उसे पहले से फॉर्मूला पता था, क्योंकि उसने जो किया वो सिर्फ रेफरेंस के लिए कुछ सजेशंस देना था। इसलिए ये कंक्लूड किया जा सकता था कि एक्चुअल फॉर्मूला फेंग ज्यू ने खुद एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए डिस्कवर किया था। हालांकि वो केयरफुल था, फिर भी उसने खुद को और ज्यादा कॉशियस रहने की याद दिलाई। अगर किसी इल इंटेंशंस वाले ने नोटिस कर लिया तो बड़ी ट्रबल जरूर आ जाएगी। हॉलो बेलीड गोल्डन टोड को फायर सिस्टम में इवॉल्व करने वाली पहली रिसर्च के बारे में उसके जैसा एक हाई स्कूल स्टूडेंट, जिसके पास ना पावर है ना इन्फ्लुएंस, एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा फॉर्मूला कैसे रख सकता था। तभी अचानक लेबोरेटरी का दरवाजा खुला। रेड स्मोक का एक क्लाउड बाहर की ओर दौड़ा और बाहर भाग रही क्राउड में मिक्स हो गया। गाओ पेंग ने अपने सामने पिंक स्मोक को देखा और महसूस किया कि एक्सपेरिमेंट शायद सक्सीड हो गया है। धुंधली रेड स्मोक के भीतर से एक ब्राइट रेड हॉलो बेलीड गोल्डन टोड अचानक बाहर दौड़ पड़ा। जैसे ही शियो ज़ैंग ने उसे देखा, वो खुशी से झूम उठा। उसने जोर से फेंग ज्यू को पेट बीस्ट में अर्थ और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स को फॉर्मुलेट करने की सक्सेस के बारे में बताया। जहां बाकी सभी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं गाओ पेंग ने इस पेट बीस्ट की वीकनेस नोटिस की। हालांकि इसमें फायर एट्रीब्यूट था, लेकिन डुअल एट्रीब्यूट्स होना कुछ अनरियलिस्टिक सा लगता था। हालांकि इसे जल्दी यूज में लाने के लिए फिलहाल यही ऑप्शन था। सिस्टम ने रेड फ्लो फायर टोड का इंफॉर्मेशन पैनल भी डिस्प्ले किया। लेवल 19 एलीट क्वालिटी फायर एट्रीब्यूट। इसलिए यह पानी से डरता है, क्योंकि इसमें फायर एट्रीब्यूट ही रखा गया था। इसने अर्थ एट्रीब्यूट खो दिया था। इसी समय चांगान सिटी के नॉर्दर्न फ्रंट लाइन पर प्लेटून 3 समन्स के अनुसार असेंबल हो चुका था। एमिनेशन चेक की जा चुकी थी और कंपोनेंट्स तेजी से पहुंचाए जा रहे थे।
तभी ऑब्जर्वेशन टीम ने हरिडली रिपोर्ट किया कि टारगेट जोन 3 की ओर बढ़ रहा है और यूनिट से बैटल के लिए प्रिपेयर रहने का रिक्वेस्ट किया। जैसे ही सब कुछ रेडी हुआ, हजारों हजार ड्राई लीफ लोकस्ट्स उड़ते हुए आ गए। वे ह्यूमन टैंक्स की ओर बढ़े। एक कैप्टन ने जोर से नेपाम बॉम्ब्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया। तुरंत ही बॉम्ब्स की एक पावरफुल वेव आई जिसने अनगिनत ड्राई लीफ लोकस्ट्स को जला दिया। एक एक करके वे डिस्ट्रॉय हो गए और सोल्जर्स खुशी खुशी नेपाम बॉम्ब्स की इफेक्टिवनेस की रिपोर्ट अपने सुपीरियर ऑफिसर को देने लगे। यह सुनकर ऑफिसर बहुत प्लीज्ड हुआ और रिदम मेंटेन करने और ड्राई लीफ लोकस्ट्स को सप्रेस करने का ऑर्डर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि ये ड्राई लीफ लोकस्ट्स रिटेलिएशन में सैंड स्टॉर्म खड़ा कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद एक सैंड टॉर्नेडो दिखाई दिया जिसने सोल्जर्स को रेडियो के जरिए कमांडर को यह रिपोर्ट करने पर मजबूर किया कि सैंड स्टॉर्म के कारण उनकी एम्युनिशन ब्लॉक हो रही है। उसने तुरंत आर्मर्ड व्हीकल्स में बैठे सोल्जर्स को सीज फायर का ऑर्डर दिया। उसके ऑर्डर से एक सोल्जर झुंझला गया, अगर हम बॉम्ब्स यूज नहीं करेंगे तो काउंटर अटैक कैसे करेंगे? उसके शब्दों का जवाब कमांडर द्वारा वेपन लोड करने की आवाज से मिला। उसने गुर्रा कर कहा कि उनके पीछे अनगिनत ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, इसलिए इन डिस्गस्टिंग इंसेक्ट्स के लिए एक को मारना बराबरी है, ज्यादा मारना प्रॉफिट है। तभी कुछ पेट बीस्ट्स दिखाई दिए। वे न्यूली ब्रेड रेड फ्लो फायर टोड्स थे। रेड फ्लो फायर टोड्स पूरे स्वॉर्म में प्रकट हुए। उनके बॉडीज से रेड ऑरा निकलने लगा। इस ऑरा ने ड्राई लीफ लोकस्ट्स को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। आर्मर्ड व्हीकल्स के पीछे खड़े सोल्जर्स ने हैरानी से पूछा, क्या सैंडस्टॉर्म रुक गया है? किसी और ने इन रेड फ्लो फायर टोड्स के अपीयरेंस के बारे में सोचा। कंपनी कमांडर ने समझाया कि ये ड्राई लीफ लोकस्ट्स के निपटने के लिए हाईली एजुकेटेड लोगों द्वारा स्पेशली रिसर्च किए गए हैं, इसलिए इन्हें बिग टोड्स या कुछ और मत कहो। वापस ड्राई लीफ लोकस्ट्स और रेड फ्लो फायर टोड्स की बैटल पर आते हैं। इसी समय रेड फ्लो फायर टोड्स ने अपने मुंह खोलने शुरू कर दिए। उनके मुंह से रेड पावर निकली। ये पावर ड्राई लीफ लोकस्ट से टकराई जिससे वे जलने लगे। इस तरह एक एक करके वे भूसे की तरह जमीन पर गिरने लगे। अचानक एक रेड फ्लो फायर टोड की जीभ बाहर निकली जिसने एक ड्राई लीफ लोकस्ट की लाश को लपेट लिया। उसने दुश्मन की लाश को अपने मुंह में डालकर मजे से खा लिया। इस सीन ने सोल्जर को हैरान कर दिया क्योंकि सिर्फ एक अटैक ने कई सौ ड्राई लीफ लोकस्ट्स को खत्म कर दिया। कंपनी कमांडर ने खुशी से कहा कि इन रेड फ्लो फायर टोड्स की वजह से अब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की जरूरत नहीं रही। सभी सोल्जर्स ने इन्हें रिसर्च करने वाले व्यक्ति की 2 शब्दों में प्रेज की, इम्प्रेसिव। नीचे शांत शहर में एक पार्क में एक बूढ़ी महिला अपनी सहेली ओल्ड हॉर्न से उसकी पोती के स्पेशल ट्रेनिंग में भाग लेने के बारे में बात कर रही थी। ये बात छिड़ते ही ओल्ड हॉर्न शिकायत करने लगा क्योंकि केवल दूसरे ही दिन उसकी पोती एलिमिनेट हो गई थी। इसी वजह से उसके बेटे ने उस पोती को काफी सख्त लेक्चर दिया। इसी समय कई मिलिट्री व्हीकल्स तेजी से वहां से गुजरे। वे इन बुजुर्ग लोगों के सामने आकर रुक गए जिससे उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये गाड़ियां आखिर किसे ढूंढ रही हैं। ओल्ड हॉर्न ने सैनिकों की दिशा में देखा और अनुमान लगाया कि वे 6th फ्लोर की ओर जा रहे हैं और निष्कर्ष निकाला कि वे जरूर गांवपेंग को ढूंढ रहे होंगे क्योंकि पहले भी तो एक ऐसी ही व्हीकल उसे लेने आई थी। घुंघराले बालों वाली बूढ़ी महिला ने जब उसे गांवपेंग का जिक्र करते सुना तो उसे एक समय याद आया जब वो डॉग वॉकिंग एरिया में टहल रही थी और उसने उसे एक पूरा स्केलेटन घर लाते हुए देखा था। उसकी बात सुनकर ओल्ड हॉर्न चौंक गया और पूछ बैठा, क्या तुम उसे भूतों को डराने के लिए वापस लाए थे? एक और बूढ़ी महिला ने भी पुष्टि की कि उसने भी वो स्केलेटन देखा था और वो चीज तो गोस्ट फायर के साथ झिलमिला भी रही थी। तब ओल्ड हॉर्न ने ग्रानी चैन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसने ऊपर अपने घर में गांवपेंग को देखा था। ग्रानी चैन स्ट्राइपी के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी कि वो तो स्केलेटन बिल्कुल नहीं था, वो तो गांवपें इंजी का गार्डियन बीस्ट था, बस देखने में थोड़ा डरावना था। असल में वो बीस्ट लोगों की रक्षा करता है और उनकी देखभाल करता है। ये सुनकर बाकी दोनों बूढ़ी महिलाओं ने संदेह भरी नजर से देखा और ठंडे स्वर में सूंघा। उन्हें नजरअंदाज करते हुए ग्रानी चैन ने अपने बीस्ट से उसके लिए सुई में धागा डालने को कहा। उसने आज्ञाकारी होकर सुई में धागा डालने में उसकी मदद की। ये देखकर ओल्ड हॉर्न ने उसकी समझदारी की प्रशंसा की और उसका नाम पूछा। ग्रानी चैन ने उत्तर दिया कि वो अभी तक उसका नाम नहीं रख पाई है। उसी समय ऊपर 6th फ्लोर पर गाओपेंग ने एक अनाउंसमेंट सुना जिसने उसे हैरानी से हाँफने पर मजबूर कर दिया। क्या ये इतनी ऑफिशियल बात है? कंपनी कमांडर ने उसे एक बॉक्स थमाया और कहा कि फुंगशू की इच्छा के अनुसार सेना की ओर से वो एक संदेश पहुंचा रहा है। रेड फ्लो फायर सिकाडा पर किए गए सफल रिसर्च के बदले में भुगतान के रूप में लीडर लेवल थंडर टाइप मॉन्स्टर का एक कोर। उसने उसे खोलकर देखने के लिए आमंत्रित किया। इस उत्साह के सामने वो केवल धन्यवाद ही व्यक्त कर सका, ये न जानते हुए कि और क्या कहे।
फिर कमांडर ने खुशी-खुशी बताया कि उसने इस मिशन के लिए स्वयं वॉलंटियर किया था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर से मिलना चाहता था। ये कहते हुए वो अचानक सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और गाओ पेंग को सल्यूट किया। सेना की ओर से उसने फ्रंट लाइन पर मौजूद कॉमरेड्स की तरफ से उसके प्रति सच्ची कृतज्ञता और उच्च सम्मान व्यक्त किया। विशेष रूप से वो उस कॉमरेड का भी प्रतिनिधित्व करना चाहता था जो इस ऑपरेशन में मारा गया था। उसने गर्व से कहा कि मातृभूमि की रक्षा करना उस जैसे सैनिकों का पवित्र कर्तव्य है। वे सैक्रिफाइस से नहीं डरते, उन्हें केवल इस बात की चिंता होती है कि कहीं उनकी मृत्यु व्यर्थ न हो जाए। कुछ देर बाद गांवपेंग खिड़की के पास खड़ा होकर सैनिकों को जाते हुए देख रहा था। उसने आह भरी और बुदबुदाया कि उसे जल्द ही इस नए एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट में शामिल होने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, ताकि वो फ्रंट लाइन को सपोर्ट कर सके और साथ ही सिस्टम की रक्षा भी कर सके। हालांकि उसने ये भी समझा कि सिस्टम तो केवल सपोर्ट है। इस समय सबसे जरूरी बात यह थी कि वो जल्द ही अपनी खुद की ताकत बढ़ाए, ताकि वो खुद की रक्षा कर सके और एक्सपेरिमेंट में उसकी बात का वजन हो। तभी कुछ चीज ने उसे चौंका दिया। वो दुपीजी आया था। वो अचानक आगे आया और उससे चिपक गया, जिससे वो हैरान रह गया। और जैसे वो ये समझ रहा हो, उसे सांत्वना देने की भावना के साथ उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। इसी समय डम्बी भी कहीं से पास आ गया। गांवपेंग ने खुशी से घोषणा की कि बिल्कुल सही समय पर मुख्य सामग्री आ गई है। आज से बेहतर कोई दिन नहीं कि उनकी क्वालिटी अपग्रेड की जाए। इसलिए वो घर के छोटे बच्चों के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार करने में जुट गया। अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसने दुपीजियाई के सामने जहर जैसी दिखने वाली एक कटोरी मेडिसिन रखी और उसे पूरा पी जाने को कहा। उसने उसके चेहरे और मेडिसिन की कटोरी को देखा और डर से कांपने लगा। फिर गांवपेंग एक कटोरी मेडिसिनल सूप ले आया जो उसने खुद दुपीजियाई के लिए तैयार किया था। यह भुक्कड़ प्राणी उसे बार बार सूंघने लगा और उसे काफी सुगंधित पाया। जांचने के बाद उसने पूरी कटोरी एक झटके में पी ली। अचानक कटोरी उसके हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गई। दुपीजियाई का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया और उसके साथ लगातार मजबूत होती लाइटनिंग एनर्जी। उसका शरीर मानो बिजली में निगल लिया गया हो। कुछ ही पलों बाद ऊर्जा बिखर गई और दुपीजियाई ढीला पड़ गया, एक जले हुए सेंटीपीड की तरह। उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। इससे पहले कि गांवपेंग कुछ समझ पाता, डम्बी पास आया और उसने उसे उंगली से टोक दिया। उसने जमीन पर सपाट पड़े दुपीजियाई को हल्के से थपथपाया। जब उसने देखा कि दुपीजियाई में जीवन के कोई लक्षण नहीं है, तो डम्बी के दिमाग में एक विचार आया। वो फ्रिज में कुछ ढूंढने लगा। फ्रिज से डम्बी ने हरे पत्तों का एक गुच्छा निकाल लाया। उसने दुपीजियाई को सहारा देकर बिठाया और पत्तों का गुच्छा उसके चेहरे के पास रखा ताकि खुशबू सीधे उसमें जाए। ये सब देख रहे याओपेंग ने अंततः आगे बढ़कर डम्बी के कंधे पर थपकी दी और मजाक में कहा, ज्यादा मत उलझो, दुपीजियाई को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो। अपनी कोशिश की कद्र न होते देख डम्बी का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप दुपीजियाई के पास बैठ गया, खुद पर तरस खाते हुए, और पत्तों को अपनी ही नाक के पास उठाकर अकेले सूंघने लगा। याओपेंग ये दृश्य देखकर अवाक रह गया, सोचते हुए, अरे ये कितने जीवित खजाने हैं, चलो सिली का कॉन्ट्रैक्ट भी निपटा ही लेते हैं। ये सोचते ही उसने पास मंडरा रहे सिली को बुलाया। इधर आओ। सिली ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। अनजान बनने का चेहरा बनाकर सीटी बजाई और दूसरी ओर फिसल गया, जिससे याओपेंग बेबस हो गया। उसे सिली को लुभाने के लिए फ्रूट जूस की एक बोतल उठानी पड़ी। सिली, यहां स्वादिष्ट फ्रूट जूस है। स्पष्ट था कि सिली भी एक पेटू था। वो तुरंत खुशी भरे एक्सप्रेशन के साथ जूस की बोतल की ओर झपट पड़ा। याओपेंग ने सोचा, ठीक है, एक पेटू से दूसरे पेटू तक। इसके तुरंत बाद उसने एक सुई से अपनी उंगली को हल्के से चुभोया और खून की एक बूंद निकलने दी। उसने अपनी उंगली सिली के सिर से छुआई और आंखें बंद कर लीं, ध्यान केंद्रित करते हुए। याओपेंग ने सिली की कॉन्शियसनेस से जुड़ना शुरू किया। उसने पाया कि सिली की स्पेशल अवेयरनेस अभी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसका साहस वास्तव में बढ़ गया था, क्योंकि वो गाओपेंग के पास खुद से आने को तैयार था। याओपेंग ने आत्मसंतोष से मुस्कुराते हुए सोचा कि इतने सारे स्वादिष्ट ट्रीट्स बेकार नहीं गए। उसने एक उंगली आगे बढ़ाई, सिली की कॉन्शियसनेस को छुआ और कहा, मेरे दोस्त बन जाओ। एक कॉन्ट्रैक्ट प्रकट हुआ, गाओ पियन यांजी के वादे के साथ, मेरे दोस्त बनो और मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा जिससे तुम किसी चीज से न डरोगे। ये आशा थी, लेकिन बदले में उसे एक सीधा सपाट जवाब मिला, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ताकत, मुझे फ्रूट जूस चाहिए। गाओपेंग पूरी तरह निरुत्तर हो गया और बेबसी से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा फ्रूट जूस दूंगा। सिली तुरंत संतुष्ट हो गया। बहुत जल्दी दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अगली सुबह जल्दी ग्रैनी चिन के घर में वो अब भी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। अचानक एक काला साया पास आया और पुकारा,
शींग, जल्दी उठो, नाश्ता करने का समय हो गया है। ग्रानी चिन ने अचानक आंखें खोल दी। पता चला कि ये तो तोता था जो उसके पति की आवाज की नकल कर रहा था। वो बार बार दोहराता रहा, शींग, नाश्ते के लिए उठो। नीचे आने के बाद ग्रानी चिन ने उसकी प्रशंसा की। गुड बॉय, तो तुम ही थे। तोते को देखते हुए उसने सोचा, सिली, जब से बूढ़े आदमी ने साथ छोड़ा है तब से शुक्र है कि तुम हमेशा मेरे पास रहे हो। बीते दिनों को याद करते हुए उसका मन उदास हो गया। जब से उसकी बेटी का हादसा हुआ था उसका मन हमेशा बुझा बुझा रहता था। बूढ़े आदमी के लिए भी ये आसान नहीं था। वो खुद भी पीड़ा में था, फिर भी उसे दिन में 3 बार खाना खिलाना पड़ता था, खास तौर पर नाश्ता। हर दिन वो समय पर उठकर नाश्ता बनाता जरूर था और फिर उसे बुलाकर खाने को कहता था। दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर की ओर देखते हुए उसने सोचा, अफसोस, जब तक मेरा मन थोड़ा संभला और मैं बदले में उसकी देखभाल कर पाती तब तक वो जा चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे कैसे जीना है। जीने की इच्छा भी नहीं थी। सौभाग्य से तुम्हारे द्वारा इस अपार्टमेंट को खरीदने से जुड़ी बातों ने मुझे आगे जीने की प्रेरणा दी। वो उजली मुस्कान बनाए रखते हुए बोली, मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए धन्यवाद, लेकिन बूढ़े आदमी ने मेरे लिए बहुत इंतजार कर लिया है। अब मुझे उसके पास जाना होगा। इस बार ग्रैनी चिन ने सच में अपने पति को उसे लेने आते हुए देखा। उसने देखा कि वो बिस्तर पर बैठा है, उसका हाथ कसकर थामे हुए प्यार से उसका नाम पुकारते हुए कह रहा है, शींग, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। वो इतनी भावुक हो गई कि रो पड़ी। मुंह ढककर सिसकियां रोकते हुए हकलाकर बोली, बूढ़े आदमी। उसने अपनी छोटी उंगली उठाई और उससे कहा, इस बार हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? उसने अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसाई और वादा किया, ठीक है, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। और इस तरह ग्रैनी चिन की इच्छा पूरी हो गई। उसकी बाह ढीली पड़ गई। वो अपने पति से मिलने चली गई थी। बिना किसी दर्द के उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान भी थी। इसी समय गाओ पेंग के घर पर वो अब भी गहरी नींद में सो रहा था। अचानक दर्द भरी एक दयनीय चीख गूंज उठी। वो हड़बड़ाकर बैठ गया और पूछा, डूजी, क्या हुआ? अचानक जब उसने डूजी को जमीन पर लौटते हुए अपना मुंह पकड़े देखा तो उसने तेजी से सिर घुमा लिया। वो रोते हुए चिल्ला रहा था, खुजली, दर्द, खुजली। ऐसा लग रहा था कि वो बेहद असहज है। गाओ पेंग ने उसे सहारा देकर उठाया और चिंता से सोचने लगा, क्या एवोल्यूशन में कोई समस्या हो गई? गाओ पेंग ने आंखें गड़ाकर ध्यान से देखा। आखिरकार उसे समझ आया कि डूजी आई की समस्या क्या थी। डूजी आई के मुंह में बहुत सारे दांत उग रहे थे। ये देखकर वो चौंक गया और चिल्ला उठा, दांत निकलना? क्या सेंटिपीड के भी दांत निकलते हैं? क्या दुनिया बदलने के बाद इसके जीन्स म्यूटेट हो गए हैं? इसी समय डूजी आई परफेक्ट क्वालिटी तक पहुंच चुका था। गाओ पेंग ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, ठीक है, डूजी आई का मौजूदा रूप अब सामान्य समझ से नहीं आंका जा सकता। ये जानते हुए कि उसे दर्द हो रहा है, उसने धीरे से दिलासा दिया, डरो मत, ये ग्रोथ के दौरान सहा जाने वाला दर्द है, इसे समझने की कोशिश करो। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और सिली को बुलाया। सिली खुशी खुशी उड़कर आया और सीधे गाओ पेंग ए के सिर पर आ बैठा। गाओ पेंग सोचने लगा कि सिली के लिए कौन सा एवोल्यूशन पाथ चुना जाए। क्या सपोर्ट लिया जाए या डैमेज आउटपुट पर ध्यान दिया जाए? वो ठोड़ी कर हाथ रखकर विचार करने लगा। अगर पिछली बार मिला हार्टलेस वुड को एवोल्यूशन पाथ के मुख्य मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये स्पिरिट वाटर मदर के साथ डुअल एट्रीब्यूट बन जाएगा, जिसमें हीलिंग और स्पेशल दोनों एबिलिटीज होंगी। लेकिन अगर स्पेस टाइप अटैक को अपग्रेड किया जाए तो उसका डैमेज आउटपुट बेहद डरावना होगा। मगर डायरेक्ट अटैक पाथ छोड़कर सपोर्ट एवोल्यूशन चुनना मन में थोड़ा असंतोष पैदा करता है। समस्या ये है कि इस तरह नर्चरिंग करने में समय और ऊर्जा लगती है, और इसका मतलब है पैसा, जो निश्चित ही कम नहीं होगा। अगर सपोर्ट पाथ की ओर इवॉल्व किया जाए तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा तेज है। आखिरकार उसने संतोषजनक निर्णय लिया, छोड़ो, सपोर्ट पाथ ही चुनते हैं और स्पिरिट वाटर मदर के साथ असेंड करते हैं। जब मैं आगे और मजबूत हो जाऊंगा तो कौन सा टाइप नहीं नर्चर कर पाऊंगा। मौजूदा हालात के अनुसार चलना ही सबसे बेहतर है। गाओ पेंग कपड़े बदलता है और बाहर कदम रखता है। अचानक उसे महसूस होता है कि बाहर काफी चहल पहल है। लोग इकट्ठा होकर उत्साह से चर्चा कर रहे हैं। कमबख्त, ये सब क्या है? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? वे सब एक साथ आसमान की ओर देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। ये मैनिफेस्ट हो गया है। ये ग्रानी चैन के पुराने दोस्त उसे लेने आए हैं। जरूर ओल्ड कैन की स्पिरिट प्रकट हुई है। गाओ पेंग भी भीड़ में शामिल होकर आसमान की ओर देखता है।
एक नीला फीनिक्स जिसका पूरा शरीर रेनबो लाइट छोड़ रहा था, हवा में फिसलता हुआ गुजरा। ये एक सोल गार्डियन है, लेवल 25 सोल सिस्टम। एक शक्तिशाली सोल की लिंगरिंग ऑब्सेशन जो मॉर्टल रेल्म में ठहरी हुई है, जिसका रूप स्थिर नहीं है। अपनी ऑब्सेशन पूरी करने के बाद ये अंडरवर्ल्ड लौट जाएगा। पास खड़ा एक आदमी जोर देकर कहता है, मैंने उन्हें उड़ते हुए देखा। लोहे के फ्रेम पर पड़े दोनों शरीर लाइट में बदलकर उड़ गए। वो पैरेट और वो व्यक्ति साफ तौर पर मर चुके थे। ये सुनकर गाओ पेंग सोचते हुए बुदबुदाया। ग्रैनी चैन गुजर गई। अचानक उसे कुछ याद आया। वो तुरंत समझ गया कि ग्रैनी चैन के घर में अभी भी एक ग्रे स्ट्राइप्ड स्पाइडर है। मालिक की मौत के बाद पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाता है। अगर ये डीप माउंटेन्स और ग्रेट मार्शेस में चला जाए तो ये ठीक रहेगा, लेकिन उसे डर था कि इसके स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है और ये बेहद आक्रामक होकर दूसरों पर हमला कर सकता है। ये सोचकर वो तेजी से ग्रैनी चैन के घर की ओर दौड़ा, निर्णय करते हुए कि उसे हर हाल में उसे जल्दी ढूंढना होगा। ग्रैनी चैन के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही गाओ पेंग थककर हाँफने लगा। उसने पसीना पोंछा, देखा कि दरवाजा बंद है और अंदर कोई आवाज नहीं है। वो सोचने लगा, ये कहाँ छिपा हो सकता है। गाओ पेंग ने स्पाइडर की आदतों का विश्लेषण करना शुरू किया। ग्रे स्ट्राइप्ड स्पाइडर की आदतों के अनुसार ये यहां होना चाहिए। वो ऊपर अंधेरी छत की ओर देखता है और तुरंत ग्रे स्ट्राइप्ड स्पाइडर को देख लेता है। एक ग्रे स्ट्राइप्ड स्पाइडर उसे घूर रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें बेहद उदास और डरावनी थीं। गाओ पेंग को तुरंत डूजी को समन करना पड़ा। स्पाइडर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसी पल एक विशाल सेंटिपीड की परछाई तेजी से गुजरी। डूजी प्रकट हो चुका था। उसने तुरंत गाओ पेंग को घेर लिया और भयानक मर्डरस ऑरा फैलाया। ये देखते ही स्पाइडर चौंक गया। वो ढीला पड़कर सीधे छत से जमीन पर गिर पड़ा, जिससे गाओ पेंग और डूजी दोनों ही अवाक रह गए। गाओ पेंग ने डूजी से कहा। स्पाइडर कांपता हुआ जमीन पर खड़ा था। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसे ग्रैनी चैन की बातें याद आई। मैं बहुत बूढ़ी हूं, मैं जल्द मर जाऊंगी, इसलिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, और हां, तुम्हें नाम न दे पाने के लिए ग्रैंडमा को माफ करना। इस तरह तुम एक नई किस्मत से मिल सकोगे। अचानक गाओ पेंग ने भी बिल्कुल ग्रैनी चैन की तरह अपना हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे से सहलाया। उसने पूछा, तुम बहुत उदास हो, है ना? वो दोस्ताना मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अगर चाहो तो मेरे साथ घर चलो। चहल पहल से भरे शहर के ऊपर आसमान साफ नीला था। नीचे सड़क पर लोग कुछ इशारा करते हुए बुदबुदा रहे थे। एक हैरान व्यक्ति पूछता है, ये क्या मामला है? गाओ पेंग सनग्लासेस पहने, जेबों में हाथ डाले, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए गर्व और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ चलता है। उसके पीछे दो पेट बीस्ट्स चल रहे थे जो देखने में हाई लेवल लग रहे थे। रास्ते से गुजरने वाले आपस में फुसफुसाते हैं, क्या वो 5 पॉइजन्स कल्ट का चीफ है? चलते चलते गाओ पेंग अपनी मौजूदा पेट बीस्ट कॉम्बिनेशन का हिसाब लगाता है। उसमें बस एक हाई डिफेंस टैंक की कमी है। हालांकि स्पाइडर को मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो जानता है कि ग्रे स्ट्राइप्ड स्पाइडर के एवोल्यूशन पाथ्स में वास्तव में एक ऐसा पाथ है जो मीट शील्ड में इवॉल्व होता है। इसके मटीरियल्स भी ज्यादा मुश्किल से मिलने वाले नहीं हैं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो वापस लैब पहुंचता है, एलिवेटर लेता है और तय करता है कि पहले छोटे स्पाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर पूरी कोशिश से उसे मजबूत बनाएगा। इस तरह वो बड़ी मात्रा में सोल पावर हासिल कर सकेगा। गाओ पेंग हिसाब लगाता है, डॉर्सी और डुम्बी द्वारा दी जाने वाली सोल पावर जोड़कर। मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं कि मैं डुम्बी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं। ये सोचते ही पछतावे के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसे तब डुम्बी की क्वालिटी इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करनी चाहिए थी। कम समय में पर्याप्त सोल पावर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही वो पहुंचा, क्वान सामने आई और खुशी से अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग लिटिल बॉस। गाओ पेंग थोड़ा चौंक गया, सोचते हुए, लिटिल बॉस? क्या ये लड़की आमतौर पर मुझे बॉस गाओ नहीं कहती? अजीब, बहुत अजीब। क्वान की आंखें चमक उठी। वो फिर कहती है, लिटिल बॉस, काफी लंबा समय हो गया है ना जब से हम मिले थे? गाओ पेंग सतर्क हो गया। हाँ, थोड़ा समय तो हुआ है। क्वान का चेहरा गहरा पड़ गया। वो धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराई। लिटिल बॉस, हाल ही में काफी लोग तुम्हारे बारे में पूछने आए हैं। कुछ क्लाइंट्स तो खास तौर पर तुम्हें ही चाहते हैं। हालांकि मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास समय नहीं है और उन्हें इंतजार करना होगा, लेकिन तुम। वो गला साफ करती है और हर शब्द पर जोर देती है। कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। क्वान गुस्से से फट पड़ती है, जबकि गाओ पेंग केवल अटपटी हंसी हंसकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। आज मेरे पास समय है, धीरे धीरे सब कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है। पसीना बहाते हुए वो एक कागज आगे बढ़ाकर क्वांग क्वान से कहता है, क्या तुम पहले ये मटेरियल्स तैयार कर दोगी? मैं तुम्हें बाद में मिल्क टी पिलाऊंगा। ठीक है। क्वांग क्वान गुस्से में कागज उसके हाथ से झपट लेती है और तेजी से मुड़कर चली जाती है। गाओपेंग छाती पकड़कर गहरी सांस लेता है। दूजी ये सब देखता है और बेबसी से आह भरता है। लैब में वापस गाओपेंग स्पाइडर के सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच हरी एनर्जी चमक उठती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे निर्देश देता है, अब और उदास मत रहो, मेरे पार्टनर बनो, मैं तुम्हें एक गर्मजोशी वाला घर दूंगा। बहुत जल्द ही एक कॉन्ट्रैक्ट प्रकट होता है। वो स्पाइडर के सिर पर हल्के से हाथ फेर कर कहता है, अच्छा, अब हम एवोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वो पूरी एकाग्रता के साथ एवोल्यूशन पोशन तैयार करने में लग जाता है, यहां तक कि समय को बिल्कुल सटीक पकड़ने के लिए टाइमर भी सेट करता है। वो एक टेस्ट ट्यूब में नीले रंग का लिक्विड तैयार करता है, फिर अभी अभी बनाए गए मिश्रण में हरे रंग के एक दूसरे लिक्विड की एक बूंद डालता है। तुरंत टेस्ट ट्यूब के तल में लाल रंग का प्रेसिपिटेट जम जाता है। बेहद संतुष्ट होकर वो बोल उठता है, हो गया। वो एवोल्यूशन पोशन लेकर स्पाइडर के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा शरीर ग्रे है और तुम ग्रे स्ट्राइप्ड स्पाइडर हो। एवोल्यूशन के बाद तुम्हारी स्पीशीज ग्रे शील्ड आर्मर स्पाइडर होगी। चलो, तुम्हारा नाम स्ट्राइप ही रख देते हैं। वो टेस्ट ट्यूब को उसके सामने रखते हुए परिचय देता है, देखो, ये एवोल्यूशन पोशन है जिसे मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। बस इसमें थोड़ी देर डूबे रहो और तुम और भी ताकतवर बन जाओगे। ये कहकर वो एवोल्यूशन पोशन को उस ग्लास एनक्लोजर में डाल देता है जिसमें स्पाइडर बैठा हुआ था। लिक्विड अंदर फैल जाता है। स्पाइडर के संपर्क में आते ही उससे लगातार काला धुआं निकलने लगता है। फिर अचानक उसका बाहरी खोल फट जाता है, यहां तक कि अंदर का मांस भी दिखाई देने लगता है। उसी समय गाओपेंग को अपने सीने में तेज दर्द महसूस होता है, मानो दिल पर नमक रगड़ दिया गया हो। वो मन ही मन सोचता है, कितना दर्दनाक है। ये सोल फीडबैक है, स्पाइडर जो दर्द सह रहा है उसका एक हिस्सा। वो अपने सीने पर हल्के से हाथ रखकर उसे हौसला देता है, सहन करो, मजबूत बनने के लिए इस दर्दनाक रास्ते को सहना ही पड़ेगा। हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसी समय क्वांग क्वांग ने हड़बड़ी में दरवाजा खोला और अंदर घुसते हुए पुकारा, यंग मास्टर, यंग मास्टर। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वो बोली, यंग मास्टर, एक ग्राहक आया है। आप जानते हैं, ऐसा ग्राहक जो देखने में भी बेहद इंप्रेसिव और अमीर लगता है। ये सुनकर गाओपेंग खुश हो गया, सोचते हुए कि घर में एक और मुंह बढ़ गया है, उसे जल्दी ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है। उसने अपने चश्मे उतारते हुए कहा, अभी आता हूं। वो लैब कोट उतारकर बाहर निकला और ग्राहक को देखकर थोड़ा चौंक गया। एक आदमी सलीकेदार एलिगेंट सूट में था और उसके पास एक गंजा सख्त चेहरे वाला बॉडीगार्ड खड़ा पहरा दे रहा था। गाओपेंग ने सोचा, दिलचस्प है, लीडर लेवल टेम्ड बीस्ट। उसने अपना लैब कोट क्वांग क्वांग को देते हुए कहा, क्वांग क्वांग, मेहमानों को मैं संभाल लूंगा, तुम लिटिल स्पाइडर के एवोल्यूशन प्रोसेस पर ध्यान देना। उसने याद दिलाना नहीं भूला, टेबल पर कंटेनर में जो लिक्विड है, जैसे ही उसका रंग फीका पड़े, टेस्ट ट्यूब वाला सफेद लिक्विड उसमें डाल देना। क्वांग क्वांग ने खुशी खुशी तुरंत आज्ञा मान ली। इसके बाद वो आगे बढ़कर मेहमान से हाथ मिलाता है और विनम्रता से अभिवादन करता है। मेहमान भी अपना परिचय देता है, मैं मिस्टर जियो के महान नाम से बहुत समय से प्रभावित रहा हूं। आज मेरी इच्छा आखिरकार पूरी हुई। मुझे संक्षेप में अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम लूजी है। इस समय मैं एक फ्रीलांसर हूं। पहले मेरे परिवार का एक छोटा बोटानिकल गार्डन था। दुर्भाग्य से वो ब्रूटल ऐश डीमन स्पाइडर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया और अभी मरम्मत में है। गाओपेंग ने जिज्ञासा से पूछा, क्या वो ईस्ट सिटी वाला गार्डन था? लूजी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल वही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर गाओ मेरे इस छोटे गार्डन के बारे में जानते हैं। मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर गाओपेंग कुछ बोल नहीं पाया। ये कुछ ज्यादा ही उत्साहपूर्ण है। मेरी रेपुटेशन इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। लूजी आगे बोला, मिस्टर गाओ, आपके हाव भाव से लगता है कि शायद आप अभी नहीं जानते, कुछ समय पहले मुझे एक मिलिट्री सेलिब्रेशन पार्टी में शामिल होने का अवसर मिला था। उस पार्टी में मैंने चेयरमैन फंग को कहते सुना कि रेड फ्लोइंग फायर टोड के रिसर्च प्रोसेस के दौरान आपका योगदान पूरी तरह से ग्रेटेस्ट कहलाने योग्य था। उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया कि पीछे रखे बड़े केज पर से पर्दा हटाए और परिचय दिया, मेरा ये टेम्ड बीस्ट एनहांसमेंट चाहता है। काफी सोच विचार के बाद मिस्टर गाओ ही सबसे भरोसेमंद लगे, इसलिए मैं इसे यहां ले आया हूं। जैसे जैसे कपड़ा हटाया गया, एक काला नाइट हाउंड प्रकट हुआ जिसकी गर्दन तीखी रेखाओं वाली थी, दांत दिखाते हुए घूर रहा था। गाओपेंग बेहद चकित रह गया।
तो ये ब्लैक नाइट हाउंड है। उसने विश्लेषण किया। कहा जाता है कि सभी डॉग टाइप मॉन्स्टर्स एक ऑल्टरनेट एवोल्यूशन पाथ के रूप में ब्लैक नाइट हाउंड में इवॉल्व हो सकते हैं। ब्लैक नाइट हाउंड का फर बिल्कुल जेट ब्लैक होता है, जो उसे रात में पूरी तरह घुल-मिल जाने देता है। ये बड़ी मात्रा में लाइट अब्सॉर्ब कर सकता है, इसलिए ये रात का असैसिन भी है और अंधेरे में सबसे बेहतरीन गार्ड डॉग भी। कई मैनर्स और गार्डन्स इस तरह के ब्लैक नाइट हाउंड पालना पसंद करते हैं। लूजी सीधे मुद्दे पर आया। मिस्टर गाओ, मैं आपके रूल्स जानता हूं। लीडर लेवल टेम्ड बीस्ट के लिए कीमत आप खुद तय करते हैं, बस प्राइस बता दीजिए। गाओ पेंग ने सोचा, 2 सबसे शक्तिशाली लेकिन दुर्लभ एवोल्यूशन पाथ्स हटाने होंगे, फिर 5 और शक्तिशाली मगर दुर्लभ पाथ्स हटाने होंगे, साथ ही 5 ऐसे पाथ्स भी हटाने होंगे जिनके मटीरियल्स बेहद दुर्लभ है और प्रक्रिया बेहद जटिल और समय साध्य है। अंत में 13 मेथड्स बचते हैं। उसने लूजी से कहा, मैं इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही मेरे पास चुनने के लिए कई अच्छे एवोल्यूशन पाथ्स हैं। एवोल्यूशन के बाद ताकत का स्तर भी अलग अलग होगा। लूजी ने तुरंत समझ लिया। उसने मुट्ठी भींचकर निर्णय लिया, मैं समझ गया, तो सबसे महंगा वाला चुनते हैं। यही वो जवाब था जिसका गाओ पेंग इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कीमत बता दी, तो तय रहा 5000 क्रेडिट पॉइंट्स। ये संख्या सुनते ही लूजी का चेहरा थोड़ा गहरा पड़ गया। वो वहीं जम सा गया और हकलाते हुए बोला, 5000? उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला। गाओ पेंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, मुस्कान और उत्साह से दबाव बनाते हुए कहा, मिस्टर लू, ये सचमुच में एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला है। इसी पल लेबोरेटरी के अंदर अचानक कंटेनर टूटने की आवाज आई और उसके बाद लैब से लगातार अजीब सी आवाजें आने लगीं। गाओ पेंग चिंतित होकर सिर घुमाया, अनुमान लगाया कि स्पाइडर को कोई दिक्कत हो गई है। वो भागते हुए अंदर पहुंचा और घबराकर क्वांग क्वान से पूछा, क्या हुआ? लैब के अंदर क्वांग क्वान जमीन पर ढेर होकर बैठी थी, मानो उसकी सोल शरीर से निकल गई हो। वो कांपते हुए बोली, ओ माय गॉड! उसने सामने का दृश्य दिखाया। एक विशाल उन्मत्त ग्रे आर्मर्ड स्पाइडर सफलतापूर्वक इवॉल्व हो चुका था। उसने कंटेनर तोड़ दिया था। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। क्वांग क्वैन डर के मारे पत्ते की तरह कांप रही थी। ये देखकर गाओ पेंग भी चौंक गया। उसने देखा कि स्ट्राइपी ने सफलतापूर्वक एवोल्यूशन कर लिया है, लेकिन तुरंत वो गुस्से में आ गया। कमर पर हाथ रखकर डांटते हुए बोला, स्ट्राइपी, तुमने लैब इक्विपमेंट क्यों तोड़ा और क्वांग क्वैन को इतना डरा दिया? कड़ी डांट के बाद उसने तुरंत उसे सहलाया। नरमी से उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, भविष्य में तुम चाहे जितने भी ताकतवर बन जाओ, तुम्हें अपनी ताकत पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, समझे? जैसे ही उसने ये कहा, हैरानी की बात यह थी कि स्ट्राइपी के गाल लाल हो गए और वो शर्माते हुए पीछे हट गया। ये देखकर गाओ पेंग थोड़ा हैरान हुआ। पूछा, क्यों? स्ट्राइपी लापरवाही से लकड़ी के एक टुकड़े पर ठोकर खा बैठा। धड़ाम से वो विशाल स्पाइडर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। गाओ पेंग बिल्कुल अवाक रह गया, सोचते हुए, मेरे हाथों में आने वाले सारे टेम्ड बीस्ट्स में थोड़ी सी मूर्खता क्यों होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने आदेश दिया, ठीक है स्ट्राइपी, बाहर जाकर मेरे लिए इंतजार करो, शांत रहो, कुछ भी डिस्टर्ब मत करना। स्ट्राइपी ने तुरंत आज्ञा मान ली। वो बाहर चला गया, लेकिन साइडवेज चलता हुआ, जिससे गाओ पेंग जड़ हो गया। वो सोचने लगा, ये साइडवेज क्यों चल रहा है? गाओ पेंग ने क्वांग क्वैन को उठाने में मदद की और कहा, माफ करना, ये टैंक टूट गया, कृपया एक और इससे बड़ा टैंक ऑर्डर कर दो, खर्च मेरे अकाउंट में जोड़ देना। इसके बाद पहले ब्लैक नाइट हाउंड के एवोल्यूशन मटेरियल्स तैयार करो, अगले हफ्ते क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करने की अपॉइंटमेंट है। अपने सामने पड़े मलबे को देखते हुए उसने बाहें मोड़ी और फैसला किया, लैब की सफाई के लिए किसी को हायर करो, ये खर्च भी मेरे टैब में जोड़ देना। मौजूदा इक्विपमेंट अब इस्तेमाल लायक नहीं रहा, मुझे कुछ काम है, मैं पहले वापस जा रहा हूं। क्वांग क्वैन ने सहमति में सिर हिलाया, फिर बड़बड़ाई, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गाओ पेंग बाहर निकला, डॉर्सी और स्ट्राइपी को साथ लेकर। चलते चलते वो सोचता रहा, घर में मूंग बढ़ते जा रहे हैं, अब ज्यादा जगह वाले घर में शिफ्ट होने का समय आ गया है। बेहतर होगा सबर्ब्स में, जहां सिटी जाना ट्रेनिंग या मेडिसिनल अर्ब्स इकट्ठा करने के लिए आसान हो। मुझे ब्रोकर से संपर्क करना चाहिए। तभी उसने मुड़कर स्ट्राइपी की ओर देखा। वो फिर से क्रैब की तरह साइडवेज चल रहा था। गाओ पेंग उसे घूरने लगा। स्ट्राइपी ने भी ऊपर आंखें उठाईं, मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगा। गाओ पेंग वहीं जम गया, सोचते हुए, क्या मैंने फॉर्मूला गलत निकाल लिया, गलत मेडिसिन दे दी? ये स्पाइडर क्रैब जैसा क्यों इवॉल्व हो गया? वो गुस्से में आ गया, स्ट्राइपी की टांग पर लात मारते हुए डांटा, सीधे चलो, तुम स्पाइडर हो, क्रैब नहीं।
इस समय प्यारा सा स्ट्राइपी पूरी तरह हक्का बक्का खड़ा था, जिंदगी को लेकर बिल्कुल क्लूलेस। ये देखकर गाओ पेंग का सिर दर्द करने लगा। वो आह भरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।